The key to UPPCS 2026 is consistent revision. I need to cover general studies thoroughly by December, then focus on current affairs. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द अधिकारी पाठशाला में। आज इसमें हम क्रॉनिकल मैगजीन का दिसंबर मंथ का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें रिपोर्ट एंड सूचकांक से रिलेटेड करंट अफेयर को हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट एंड सूचकांक में हमारा पहला करंट अफेयर है राज्य खनन तत्परता सूचकांक। राज्य खनन तत्परता सूचकांक ये 16 अक्टूबर को केंद्रीय खनन मंत्री ने राज्यों की रैंकिंग के लिए भारत का पहला राज्य खनन तत्परता सूचकांक जारी किया। इंडिया का पहला है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय खनन मंत्री ने जारी किया था। इस सूचकांक का उद्देश्य राज्यों को इस आधार पर मापना है कि वे अपने गैर कोयला खनिज संसाधनों का प्रबंधन कितनी कुशलता और स्थिरता से करते हैं, जिससे खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रतिस्पर्धा का एक नया युग शुरू होगा। SMRI इसके तहत राज्यों को उनके खनिज भंडार के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है श्रेणी 1, जो स्टेट खनिज से समृद्ध है सबसे ज़्यादा। श्रेणी 1 में उन्हें रखा गया है, जिसमें पहले स्थान पर है MP, दूसरे पर है राजस्थान एंड तीसरे पर है गुजरात। वैसे आप तीनों ही याद रखिएगा, लेकिन अगर तीनों याद नहीं रख पाते हैं आप, तो ये पहला आप ज़रूर याद रखिएगा कि सबसे समृद्ध राज्यों में इसमें कौन सा है, तो MP है आपका। अगर राजस्थान और गुजरात भी याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद श्रेणी B में मध्यम खनिज संसाधन वाले राज्यों को रखा गया है, जिसमें आपका पहले स्थान पर गोवा है, दूसरे पे UP है, तीसरे पे असम है। तो UPPCS जो प्री देने वाले हैं बच्चे, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि UPPCS को मध्यम खनिज संसाधनों वाले राज्य में रखा गया है एंड उसमें ये सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट पर कौन है, गोवा। नेक्स्ट है श्रेणी C में सीमित खनिज संसाधन वाले राज्य, यानी कि सीमित, जहाँ बहुत कम मात्रा में खनिज हैं, उन राज्यों को इसमें रखा गया है, जिसमें सबसे पहले पर है पंजाब, दूसरे पर है उत्तराखंड एंड तीसरे पर है त्रिपुरा। तो ये आप सूचकांक याद रखिएगा, क्योंकि ये इस बार पहली बार जारी हुआ है। तो ये तीनों श्रेणी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले स्थान पर कौन है वो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी किस श्रेणी में आता है और किस स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2025। 17 अक्टूबर को UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा ओवरलैपिंग हार्डशिप, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हैजर्ड्स नामक शीर्षक से वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को जारी किया। तो इसे जारी किसने किया था, UNDP प्लस OPHI। ये दोनों आप याद रखिएगा। इसे जारी किसे किया गया था। रिपोर्ट में पहली बार यह आकलन किया गया कि बहुआयामी गरीबी में रहने वाले 4 प्रमुख जलवायु खतरों जैसे भीषण गर्मी, सूखा, बाढ़ और वायु प्रदूषण की वजह से कितने जोखिम हैं। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु देखें तो 109 देशों की 6.3 बिलियन आबादी में 1.1 बिलियन लोग चरम बहुआयामी निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं। तो 1.1 बिलियन लोग ये लोग ज़्यादा निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं, यानी कि वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 18.3%। इनमें से 43.6% लोग ऐसे हैं जिन्हें आधे या उससे अधिक MPI संकेतकों में गंभीर वंचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से 83.2 लोग मुख्य रूप से उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में रहते हैं। दुनिया की 80% से ज़्यादा गरीब आबादी जलवायु जोखिम वाले क्षेत्रों में रहते हैं। दक्षिण एशिया में जलवायु जोखिम वाले क्षेत्रों में गरीबी की संख्या सबसे अधिक है। भारत में अगर ये देखें बहुआयामी निर्धनता, तो 2005-06 की 55.1% से घटकर 2019 और 21 में 16.4% रह गई है। इस अवधि के दौरान लगभग 414 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। तो ये आप डेटा याद रखिएगा, कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है, तो 414।
मिलियन लोगों को। बहुआयामी निर्धरता सूचकांक के बारे में देखें तो जारी जैसे कि अभी ऊपर बताया गया है, इसे UNDP एंड OPHI द्वारा जारी किया जाता है 2010 से, या 2010 में इसका पहला एडिशन जारी किया गया था। उद्देश्य देखें तो केवल आय के आधार पर नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे कई आयामों के आधार पर गरीबी को मापना। सूचकांक 3 आयामों और 10 संकेतकों पर आधारित है। 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है। शौचालय, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति आदि। नोट में लिखा है भारत में MPI की गणना नीति आयोग द्वारा की जाती है, नीति आयोग द्वारा। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। यह हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा जारी किया जाता है विश्व के देशों में आर्थिक स्वतंत्रता की मात्रा को मापने के लिए। एक वार्षिक सूचकांक और रैंकिंग है। ये एक वार्षिक है। जारी कौन करता है? हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा। भारत की स्थिति इसमें 176 देशों में भारत की स्थिति जो है 128 है। 53.0 स्कोर इसमें इंडिया को मिला है। स्कोर एंड रैंक आप दोनों ही याद रखिएगा। क्षेत्रीय रैंकिंग में एशिया प्रशांत क्षेत्र में 39 देशों में भारत की रैंकिंग 26 है। भारत को अधिकतर अस्वतंत्र, मोस्टली अनफ्री, आर्थिक स्वतंत्रता की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है शीर्ष। अगर हम टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो शीर्ष पर इसमें कौन है? सिंगापुर। 84.1 स्कोर है इसका। लगातार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बना हुआ है सिंगापुर। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर है स्विट्जरलैंड, 83.7 अंक है। एंड थर्ड पर है आयरलैंड। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, इंडिया की रैंक 128। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था US 26वें स्थान पर है। सूचकांक के अनुसार 89 अर्थव्यवस्थाएं अधिकतर अस्वतंत्र श्रेणी में है, जो विश्व स्तर पर आर्थिक स्वतंत्रता में ठहराव को दर्शाता है। फिर नेक्स्ट है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। 15 अक्टूबर को ब्रिटिश कंसल्टेंसी फर्म हेनले एंड पार्टनर्स ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी की है। इसमें भारत की स्थिति देखें तो भारत 57 गंतव्यों में वीज़ा मुक्त या आगमन पर वीज़ा पहुंच के साथ 85। इंडिया की क्या रैंक है? 85। यह जुलाई 2025 के 77वें स्थान से 8 अंकों की गिरावट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स साल में 2 बार जारी होता है। तो अभी जो लेटेस्ट अभी जारी हुआ है ये 85 है। एक बार जुलाई में जारी हुआ था, उसमें 77 थी। आप जो रिसेंटली वाला है उसे याद रखिएगा। इसमें टॉप पर है सिंगापुर 193 देशों में, मतलब UN के अनुसार वर्ल्ड में 193 देश हैं, तो यहाँ पर ये वीज़ा मुक्त यहाँ के नागरिक जा सकते हैं। दूसरा है दक्षिण कोरिया, 190 देशों में वीज़ा मुक्त गंतव्य है इनका। तीसरा है जापान, 189। तो टॉप 3 और इंडिया की रैंक याद रखिएगा। भारत की नीली अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट है। 13 अक्टूबर को नीति आयोग ने भारत की नीली अर्थव्यवस्था, गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन के दोहन की रणनीति पर एक रिपोर्ट जारी की है। मुख्य तथ्य देखें तो उत्पादन में स्थान भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। वैश्विक उत्पादन में 8% इसका योगदान है मत्स्य उत्पादन में। आजीविका का आधार मत्स्य पालन क्षेत्र लगभग 3 करोड़ लोगों की आजीविका का स्रोत है। निर्यात आय में वृद्धि, मछली और मत्स्य उत्पादों से भारत की निर्यात आय वित्त वर्ष 2023 से 24 में दुगनी होकर 60,523 करोड़ हो गई है। भौगोलिक क्षमता देखें तो भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। देश की तट रेखा की लंबाई 11,098 हो गई है, किलोमीटर हो गई है। ये भी रिसेंटली ही अपडेट हुआ है। भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में अनुमानित मत्स्य उत्पादन क्षमता 7.16 मिलियन टन आकी गई है। विशेष अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बारे में देखें
तो यह किसी तटीय देश के समुद्री तट से 200 समुद्री मील लगभग 370 किलोमीटर तक फैला हुआ क्षेत्र होता है। यानी कि अगर इंडिया के मैप में हम देखें तो यहाँ से लेके 370 किलोमीटर ये इंडिया का विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है। 370 इस क्षेत्र में उस देश को स्वतंत्र समुद्री संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन के विशेष अधिकार दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून संधि 1982 के तहत EEZ की अवधारणा को कानूनी मान्यता मिली है। नेक्स्ट है नीली अर्थव्यवस्था। देखें किसे कहते हैं। तो नीली अर्थव्यवस्था का तात्पर्य महासागरों, समुद्रों और तटीय क्षेत्र के सतत उपयोग से आर्थिक विकास, रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देने से है। यह अवधारणा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDG 14 से जुड़ी है, जो समुद्री संसाधनों के संरक्षण पर बल देती है। तो ये SDG 14 है। आप सारे SDG याद रखिएगा 1 से लेकर 17 तक। यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है UPPCS में। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी और भूमि पुनर्स्थापन पर ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट। यह रिपोर्ट अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस में जारी की गई है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD और वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है। रिपोर्ट के निष्कर्ष की बात करें तो भूमि सतह परिवर्तन पृथ्वी की लगभग 1/3 भूमि सतह पहले ही मानवीय गतिविधियों के कारण गहराई से अपरिवर्तित हो चुकी है। भूमि क्षरण का प्रभाव। पृथ्वी का 40% हिस्सा भूमि क्षरण से प्रभावित है, जिसमें लगभग आधी मानवता सीधे तौर पर खतरे में है। नदियों पर प्रभाव। दुनिया की 60% से ज़्यादा नदियों का मार्ग बदल दिया गया है या उन पर बांध बना दिया गया है। इनमें मछलियों का प्रवास बाधित हो रहा है। उदाहरण मेकंग नदी। UNCCD के बारे में जान लें कुछ। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। प्रभावी हुआ 1996 में। पक्षकार देश इसमें 197 है। मुख्यालय इसका बॉन जर्मनी में है। मुख्य उद्देश्य मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण एवं सूखे से निपटना, भूमि की उत्पादकता को पुनर्स्थापित करना या अभिसमय, पर्यावरण और विकास दोनों को एक साथ संबोधित करने वाला विश्व का एकमात्र बाध्यकारी ढांचा है। बाध्यकारी, ये याद रखिएगा कि एक बाध्यकारी ढांचा है ये। भारत की भूमिका देखें इसमें तो भारत ने 1994 में हस्ताक्षर किए और 1996 में इसका अनुसमर्थन किया। 2019 में COP14 की मेजबानी भारत ने ग्रेटर नोएडा में की इसकी। अब इसमें कुछ हम योजना और कार्यक्रम देख लेते हैं। पहला है हमारा कपास क्रांति मिशन। कपास क्रांति मिशन 20 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने 600 करोड़ की लागत से कपास क्रांति मिशन का शुभारंभ किया। ये बजट, ये इतना याद रखिएगा कितना बजट रखा गया इसके लिए, 600 करोड़। मिशन का उद्देश्य महाराष्ट्र में सफल उच्च घनत्व वृक्षारोपण पद्धति को तेलंगाना में दोहराना। बजट का प्रावधान। मिशन के लिए कुल 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उच्च घनत्व वृक्षारोपण देखें, यह तकनीकी पारंपरिक पद्धति की तुलना में पौधों को अधिक घनत्व में लगाने पर आधारित है। इससे प्रति इकाई क्षेत्र में पौधों की संख्या बढ़ती है, संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है और उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। नेक्स्ट उसके बाद कपास निगम की भूमिका देखें तो भारतीय कपास निगम किसानों से MSP पर सीधे कपास खरीदती है या किसानों को उचित पारिश्रमिक दिलाने, कपास की कीमत स्थिर रखने और देश के लिए बफर स्टॉक बनाए रखने में सहायक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना स्वावलंबन दाल मिशन। 18 अक्टूबर को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 प्रमुख कृषि पहलों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और स्वावलंबन दाल मिशन का शुभारंभ किया है। मुख्य तथ्य हैं उपयोजनाओं का एकीकरण। इस योजना में 11 मंत्रालयों
11 मंत्रालयों की 36 उप योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। इसे जुलाई 2025 में स्वीकृत किया गया है। अक्टूबर 2025 में लागू किया गया। अवधि और बजट देखें। यह योजना 6 वर्षों तक चलेगी। इसके लिए प्रतिवर्ष 24,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। योजना की अवधि 6 वर्ष है और 24,000 करोड़ प्रतिवर्ष। इसका उद्देश्य अवसंरचना तकनीकी और किसानों की आय में वृद्धि करना है। स्वावलंबन दाल मिशन का क्षेत्रफल व उत्पादन लक्ष्य देखें तो मिशन का लक्ष्य दाल क्षेत्रफल को 275 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर करना है। उत्पादन को 242 लाख टन से बढ़ाकर 350 टन तक पहुंचाना है। कार्यान्वयन रणनीति। जिला स्तरीय क्लस्टर बनाए जाएंगे और राज्यों से इनके प्रबंधन में सहयोग लिया जाएगा। 11 मंत्रालयों और नीति आयोग के साथ समन्वय बैठक होगी ताकि लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे। डुअल वैल्यूएशन फ्रेमवर्क PFRDA की नई योजना। 21 अक्टूबर को मिशन पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना में सरकारी प्रतिभूतियों के लिए डुअल वैल्यूएशन फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया है। डुअल वैल्यूएशन देखें तो क्या होता है। सरकारी प्रतिभूतियों को मार्क टू मार्केट और एक्रूअल दोनों आधारों पर मूल्यांकित किया जाएगा। उद्देश्य इसका नेट एसेट वैल्यू को स्थिर करना है, अल्पकालिक उतार चढ़ाव को कम करना और लंबी अवधि के पेंशन फंडों को भारत के बुनियादी ढांचा विकास लक्ष्यों से बेहतर तालमेल बिठाना है। वर्तमान अर्थव्यवस्था NPS के तहत सभी निवेश MTM आधार पर मूल्यांकित होते हैं, जिससे अल्पकालिक ब्याज दर में बदलाव से मूल्य अस्थिर होते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन लंबी अवधि और कम तरलता वाली प्रतिभूतियों को हेल्ड टू मैच्योरिटी श्रेणी में रखा गया है, जहां अस्थिर बाजार मूल्य परिवर्तनों को शामिल नहीं किया जाएगा। लाभ पेंशन धारकों को दैनिक NVA उतार चढ़ाव से बचाव मिलेगा। पोर्टफोलियो प्रबंधन में लचीलापन भी मिलेगा। बांस योजना देखें क्या है। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के मुल्लागुट्टा दो गांव में कोलम आदिवासी समुदाय की सहायता के लिए एक प्रायोगिक बांस रोपण परियोजना शुरू की गई है। उद्देश्य इसका ग्रीन इंडिया चैलेंज के अंतर्गत आने वाली इस पहल का उद्देश्य आजीविका बहाल करना और पर्यावरण क्षरण से निपटना। यह विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह PVTG नामक कोलम जनजातियों द्वारा सामना की जा रही बांस की कमी को दूर करता है। ग्रीन इंडिया चैलेंज देखें तो एक राष्ट्रव्यापी पर्यावरण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में वनीकरण और सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना है। कोलम जनजाति आप याद रखिएगा, ये तेलंगाना की है और एक PVTG जनजाति है। बांस रोपण परियोजना परियोजना स्थानीय परोपकारी टेकाम रावजी पटेल द्वारा दान की गई 5 एकड़ जमीन पर चल रही है। इस पहल का उद्देश्य कोलम जनजातियों के लिए स्थायी बांस आपूर्ति का निर्माण करना, पारंपरिक शिल्पकला को पुनर्जीवित करना और समुदाय की आर्थिक क्षमता को बढ़ावा देना है। तो ये रहा पूरा रिपोर्ट इंडेक्स और योजना कार्यक्रम से रिलेटेड करंट अफेयर क्रॉनिकल मैगजीन के दिसंबर मंथ का। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।